सभी मित्रों को नमस्कार। प्रस्तुत है जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। जय रंगमंच के कलाकारों को बातें फिल्मों की मैं प्रकाश भाटिया का प्यार भरा नमस्कार। आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि आज मैं ऐसी शख्सियत की बात कर रहा हूं जिस पर न जाने कितना कुछ लिखा गया है, कितना कुछ दुनिया जानती है, फिर भी उसको जानना पहचानना पूरी तरह से संभव नहीं है। दरअसल देखिए, शाहजहां ने ताजमहल बनाया अपनी मुमताज़ के लिए। क्या आप जानते हैं फिल्मों में भी किसी ने ताजमहल बनाया है अपनी मुमताज़ के लिए? शायद नहीं। मैं बताता हूँ आपको, चंदन ने अपने मंजू के लिए एक मुजस्समा बनाया जो ताजमहल से भी बढ़कर है हमारे लिए, हमारी फिल्मों के लिए। कोई अंदाज़ा कौन चंदन, कौन मंजू? जी नहीं है अंदाज़ा? तो चलिए मैं बताता हूँ। चंदन है कमाल अमरोई साहब और मंजू हैं उनकी मीना कुमारी जी। आज हम बात करेंगे महाजवी बानो यानी कि मीना कुमारी जी की। मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 में हुआ था बम्बई में। इनके पिता पारसी थिएटर करते थे, म्यूज़िक बजाते थे, गाना गाते थे। इनकी माँ भी थिएटर की बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत खूबसूरत थी और गाती भी थी। इनके पिता किसी ज़माने में अली बख्श जी सरगोदा से चलकर बॉम्बे आए थे अपनी किस्मत आजमाने। फिल्मों में तो खास चमक नहीं सके, लेकिन थिएटर में चले गए, पारसी थिएटर में, वहाँ गाने लगे। वैसे इन्होंने एक फिल्म में म्यूज़िक भी दिया था, जो फिल्म कितनी चली किसी को कुछ पता नहीं। और इनकी माँ यानी कि इकबाल बेगम, जिनका असली नाम प्रभावती था, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई की पोती हैं। तो यहाँ भी एक कनेक्शन रविंद्रनाथ टैगोर फैमिली से, फिल्मी कनेक्शन एक है। उससे पहले भी एक आध रहे हैं। अब ऐसा था, बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा है। कहते हैं कि जब महाजवी पैदा हुई, मतलब मीना कुमारी, तो उनके पिता चाहते नहीं थे कि उनको और बेटी हो। एक बेटी पहले थी शायद। तो वो उस छोटे से बच्ची को एक मुस्लिम यतीम खाने के गेट के बाहर छोड़ आए। छोड़ के मियाँ बीवी जब वापस चलने लगे, फिर न जाने उन्हें क्या हुआ, वो भागे हुए वापस आए। उनके पिता अली बख्श जी उसे उठाया, अपने सीने से लगाया और घर वापस ले आए। अब धीरे धीरे ये बड़ी होने लगी, लेकिन घर के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, खाने के लाले थे। अब दरअसल दिक्कत हमारे समाज में ये है कि हमारे माँ बाप या अभिभावक, पेरेंट्स, वो अपने सपने अपने बच्चों में खोजने लगते हैं कि जो वो ना कर सके वो उनके बच्चे करें। तो लिहाजा इन्होंने भी ऐसा ही किया। माँ जब भी बहुत खूबसूरत थी, 4-5 साल की उम्र की थी कि इनके माता पिता स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे कि इसे कोई रोल दे दीजिए, रोल दे दीजिए। चक्कर काटते विजय भट्ट जी के सामने आए। विजय भट्ट जी को एक हीरो की बच्ची का रोल चाहिए था, बेटी का। तो उन्होंने उसे, एक फिल्म थी लेदरफेस 1939 की, उसमें इनका नाम बेबी मीना करके इन्हें एक रोल दिया।
इस तरह ये फिल्मों में आई और बेबी मीना के रूप में उन्होंने कई फिल्मों में रोल किया। लेकिन बेबी मीना पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ने का बहुत शौक़ था उसे, स्कूल भेजा भी गया। लेकिन फिल्म शेड्यूल ऐसा था कि अंततः स्कूल छोड़ना पड़ा और ये उनके मन को लगा। और ये कहा जाता है कि वो जब भी सेट पे आती थी कोई ना कोई किताब हाथ में उनके होती थी पढ़ने के लिए। अब धीरे धीरे वो बड़ी होती रहीं और 14 साल की उम्र में इन्होंने हीरोइन का रोल किया। वो फिल्म थी बच्चों का खेल और यहाँ से इनका नाम मीना कुमारी पड़ा। लेकिन कोई स्टार नहीं थी, यहाँ बहुत जाना पहचाना नाम नहीं था। आपको सुन के हैरानी होगी कि इन्होंने कई मैथोलॉजिकल फिल्में भी की हैं, धार्मिक, वीर घटोत्कच, बजरंगबली और वाडिया की फिल्म जो ज़माने में बहुत चलती थी, फैंटेसी और एडवेंचर टाइप, उसमें अलादीन और जादुई चिराग में भी इसने रोल किया और उस ज़माने में उसको 10,000 रुपये उस पिक्चर के मिले थे। ये तो एक जैसे लॉटरी निकली थी, उसकी नहीं उसके परिवार की। तो ऐसा हुआ कि फिर विजय भट्ट जी 1952 में बैजू बावरा उनकी रिलीज़ हुई थी। 50-51 में वो कलाकार खोज रहे थे अपनी इस फिल्म के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी भातभूषण के एपिसोड में बताया था कि नौशाद साहब ने ही इनका और भातभूषण जी का नाम सुझाया था और विजय भट्ट ने इनको उसमें लिया और वो फिल्म इतनी हिट हुई कि भातभूषण जी और ये दोनों एक बहुत बड़े पेडेस्टल पे आके खड़े हो गए। अब बात आके रुकी मुजस्मे पे। 52 की ये सुपरहिट फिल्म इन्हें सक्सेस तो दे गई, लेकिन इन्हें करीब लाई अपने शाहजहां के, यानी कि कमाल अमरोई जी की। बॉम्बे टॉकीज़ में कोई शूटिंग चल रही थी जहां कमाल अमरोई भी काम करते थे और अशोक कुमार साहब का वो स्टूडियो था ही। उन्होंने, अशोक कुमार जी ने कमाल अमरोई का इसके साथ इंट्रोडक्शन कराया था और वहाँ से इन दोनों की जान पहचान बढ़ी। दोनों में 15 साल का अंतर था। ये 18 साल की थी और वो लगभग 35-36 साल के थे। लेकिन प्यार तो प्यार है, उसको हम दीवानगी कहें, इन्फैचुएशन कहें, पागलपन कहें, कुछ भी कहें। तो शाहजहां और मुमताज़ एक दूसरे के करीब आने लगे। कमाल अमरोई जी एक पिक्चर बनाना चाहते थे अनारकली, जिसके लिए ये इन्हें साइन करना चाहते थे। फिर अनारकली किसी तरह ड्रॉप हो गई तो इन्होंने दायरा एक पिक्चर बनाई और उसमें इसे साइन किया। और इस बीच शूटिंग रुक गई क्योंकि इनका एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट। ये 3-4 महीने अस्पताल में रहीं। खूब चिट्ठी पत्री होती रही दोनों के बीच और प्यार जो है बढ़ता गया। और जब ठीक होके आई तो इन्होंने चोरी छिपे शादी कर ली, जबकि कमाल अमरोई जी पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के बाप थे। अब जैसे ही शादी हुई तो ये सीक्रेट रखा गया, किसी को पता नहीं चला। शादी कमाल अमरोई के दोस्त और सेक्रेटरी बाकर अली एज ए विटनेस और इसकी बहन मधु जो महमूद साहब की बीवी बनी बाद में, उनके सामने हुई। और शादी के बाद दोनों अपने अपने घर गए और जैसे किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन ये कहा जाता है इश्क और मुश्क, यानी कि प्यार और मुश्क मतलब मस्क,
इनकी खुशबू कहीं दूर तक चलती रहती है और छुपती नहीं। तो इश्क छुपाए न छुपे, ये कहा जाता है। तो ये बात इसके घर वालों तक पहुंच गई और वहाँ कमाल अमरोई के घर तक भी पहुंच गई। कमाल अमरोई की पहली बीवी ने बिस्तर बांधा और अमरोहा बच्चों को साथ लेकर चली गई। और इनके माँ बाप को पता चला तो इनके माँ बाप बहुत नाराज़ हुए। अब इस बीच दायरा की शूटिंग चल रही थी। मैसेज आया कि शूटिंग पे आइए। तो पिता ने कहा कि अगर तुम शूटिंग पे गई तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। लेकिन इसने नहीं माना और शूटिंग के लिए चली गई। शूटिंग करके जब ये लौटी तो इनके पिता ने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। अब उनको इतनी फिक्र भी नहीं थी क्योंकि अच्छा खासा मकान था बांद्रा में, पाली हिल में, काटर रोड पे। पहले तो छोटे से चावल में रहते थे। तो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और ये भी गुस्से में भागी हुई अपनी गाड़ी उठाई और सीधा कमाल अमरोई के घर पहुंच गई। इस तरह उन्होंने अपनी दूसरी ज़िंदगी वहाँ से शुरू की। अब बात मैं करता हूँ मुजस्मे की। मैंने आपको बताया कि कमाल अमरोई जी अनारकली बनाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं बना पाए। तो उनके दिमाग में पाकीज़ा, वो दिमाग में चल रही थी। पाकीज़ा उन्होंने तय किया कि मैं बनाऊं। उसके लिए मीना कुमारी से बात हुई, मानी वो कि हाँ मैं करूँगी। और पाकीज़ा ब्लैक एंड वाइट में बन रही थी पहले, जिसमें अशोक कुमार साहब हीरो का रोल कर रहे थे और मीना कुमारी उसमें साथ थी। इस बीच मीना कुमारी की 2-3 बहुत शानदार फिल्में रिलीज़ हो चुकी थी। परिणीता अशोक कुमार के साथ, बिमल रॉय ने डायरेक्ट की थी वो फिल्म। पाकीज़ा के दौरान फिर इनके झगड़े हुए मियाँ बीवी के, यहाँ तक कहा जाता है कि मारपीट तक होती थी। तो ये फिर उन्हें छोड़कर, मतलब सेपरेशन हो गई। और ये जाके, इस बीच इनकी बहन ने महमूद से शादी कर ली थी। तो महमूद का अच्छा खासा अम्बोली में एक बंगलो था, वहाँ जाके ये रहने लगी। वजह इनकी सेपरेशन की ये थी कि ये कहा जाता है कि कमाल अमरोई साहब जो हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन रखना चाहते थे इनके ऊपर, एक नकेल बांध के रखना चाहते थे कि 6:30 बजे वापस आ जाओ, यहाँ नहीं जाओगी, वहाँ नहीं जाओगी, इस हीरो से बात नहीं करोगी, उस हीरो से बात नहीं करोगी, मेकअप रूम में तुम्हारे सिवाय और मेकअप मैन के सिवाय कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि मेकअप रूम में सिर्फ इनका जो कमाल अमरोई का सेक्रेटरी और दोस्त था बाकर अली, वही हमेशा होता था और वही जासूसी पूरी करता था। तो ये इस तरह की जासूसी से बहुत परेशान हो गई थी और इसलिए उन्होंने सेपरेशन किया। अब इस बीच बड़ी ज़बरदस्त एक फिल्म आई, साहिब बीबी और गुलाम, और जिसमें इनका रोल बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब जो इनका जीवन था वही जीवन चरित्र पूरा का पूरा हूबहू उन्होंने उस पर्दे पे उतारा। और अगर वो आपने फिल्म नहीं देखी है साहिब बीबी और गुलाम, गुरुदत्त जी की, उनकी डायरेक्टेड नहीं है, डायरेक्टेड अबरार अलवी की है। और उसमें वो गाना न जाओ सैयां छुड़ा के बैयां, वो जो जादू है उनकी आँखों का और उनकी जो मदहोश करने वाली आवाज़, ये भी मैं बताऊं कि उनकी आवाज़ सबको मदहोश कर देती थी, इतनी शानदार एक्ट्रेस थी। ये भी मैंने सुना है कि राजकुमार साहब, जो कि इतने दबंग एक्टर थे जिनके आगे कोई टिक नहीं सकता था, वो मीना कुमारी के साथ बात करते हुए डायलॉग्स भूल जाते थे अपने सीन में। और दिलीप कुमार साहब भी रोल करते हुए घबराते थे, क्योंकि मीना कुमारी जी अपने रोल में बिल्कुल घुस जाती थी। अगर आप कुछ फोटोग्राफ्स उठा के देखेंगे तो उनकी आंखें बात करती हैं।
आंखें बात करना मतलब आप समझ सकते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं होती हैं जब भी रोल करती हैं। और वो कभी भी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं करती थी आंसू बहाने के लिए, वो रो पड़ती थी बाकायदा। तो पाकीज़ा बार बार अटक रही थी। 58 से ये शुरू हुआ किस्सा, फिर कलर तक पे पहुंचा, लेकिन किसी तरह गाड़ी रुक रही थी। इस बीच इन्हें नींद ना आने की बीमारी हुई, सो नहीं पाती थी टेंशन्स में, क्योंकि इनको ऐसे लगता था कि जो मैं करना जीवन में चाहती थी वो मैं नहीं कर सकी। वो कोई कुछ कहते हैं कि एक प्रोफेशनल बनना चाहती थी पढ़ लिख के, तो इनके अरमान वो अंदर अधूरे रह गए और वो अंदर समेटते गए और ऊपर बढ़ते गए। तो ये स्लीपिंग पिल्स लेने लगी। तो इनके डॉक्टर ने कहा कि आप स्लीपिंग पिल्स मत लो, आप थोड़ी सी ब्रांडी रोज़ ले लिया करो, वो ठीक है। लेकिन वो ब्रांडी बढ़ते बढ़ते अल्कोहलिज्म तक ले गई, इतनी पीने लगी थी। कमाल अमरोही ने विनोद मेहता जी को मीना कुमारी की बायोग्राफी में एक इंटरव्यू में बताया कि वो इतनी अल्कोहल पीने लगी थी कि डिटॉल के बॉटल्स में छुपा के रखती थी ताकि मुझे पता ना चले, क्योंकि कलर सेम सा लगता था। और बाथरूम डिटॉल के बोतलों से भरा रहता था उनका, और मैं जाके चेक करता था कि ये दारू है डिटॉल है। ऐसी नौबत इनकी आ गई थी। अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो जीना चाहती थी लेकिन जी नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि वो प्यार करें और कोई उनसे प्यार करे, लेकिन शायद वो दूरी रही उनके जीवन में। उनको अगर किसी ने और कुछ लोगों ने प्यार किया भी तो शायद उनका मतलब रहा होगा। शायद कमाल अमरोही चाहते भी थे, लेकिन मुझे कई बार ऐसे लगता है कि उनका मतलब शायद पाकीज़ा बनाने का ही था, क्योंकि उन्होंने उसको मीना कुमारी के अंदर ही उस पाकीज़ा को देखा था और वो किसी तरह चाहते थे कि यह पाकीज़ा बने। तो इनको बैजू बावरा के लिए भी 1953-54 में जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड शुरू हुआ इनको मिला। 1962 में साहब बीबी और गुलाम, जो उसके इनाम फिल्म फेयर अवार्ड 63-64 में जब दिए गए, तो उस पीरियड में इसकी 4 फिल्में रिलीज़ हुई थी मीना कुमारी जी की। चारों के लिए नॉमिनेटेड थी और कोई एक्ट्रेस मैदान में नहीं थी। मतलब इनाम इनको मिलना तय था, चाहे वो आरती हो, चाहे साहबी और गुलाम हो, या कोई और फिल्म। फिर इनको साहबी और गुलाम में छोटी बहू के रोल के लिए इनको ये इनाम मिला। दरअसल आर्टिस्टों के बीच ईगो भी बहुत होती है, आपसी ईगो। मतलब एक छोटी सी मैं ईगो का एग्जांपल देता हूँ जो मैंने कहीं पढ़ा है कि किसी फिल्म का प्रीमियर था मीना कुमारी की फिल्म का। उसमें सोहराब मोदी, कमाल अमरोही, मीना कुमारी सब गए हुए थे और महाराष्ट्र के गवर्नर आए थे फिल्म देखने। वहाँ सोहराब मोदी जी ने इंट्रोडक्शन कराई दोनों की। ये मीना कुमारी जी हैं, बहुत मानी हुई एक्ट्रेस, और ये इनके पति हैं कमाल अमरोही। ये कमाल अमरोही जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने झट से कहा, मैं कमाल अमरोही हूँ और ये मेरी पत्नी है मीना कुमारी, और इतना कह के वो उस फंक्शन से बाहर निकल गए। तो इस तरह की ईगोज़ भी टकराते रहे। ये छोटी छोटी चीज़ें शायद बड़ी होती गई और उनकी दूरियां बढ़ाती गई। लेकिन क्या कोई इंसान एक दूसरे को चाहने के बाद दूर रह सकता है? मुझे तो कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे ये गुरुदत्त और गीता दत्त की कहानी है। गुरुदत्त भी ना गीता दत्त के बिना रह पाता था और ना गीता दत्त उसके बिना रह पाती थी, और साथ रह भी नहीं पाते थे। वही चीज़ इन दोनों के साथ थी। चाहते भी एक दूसरे को बहुत थे, लेकिन साथ रह भी नहीं पाते थे। अब इनका अल्कोहलिज्म इतना बढ़ता गया कि इनको लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर इनका बढ़ गया, और उसके इलाज के लिए इन्होंने लंदन और स्विट्ज़रलैंड जाकर इलाज करवाया। लंदन और स्विट्ज़रलैंड में जाकर ये बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन इन्हें डॉक्टर्स ने सलाह दी कि अब आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे।
लेकिन अब एक आर्टिस्ट है, उससे रहा तो नहीं जा सकता। कितना भी बोलने में काम नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, वो किसी तरह कुछ न कुछ करता रहता है। और इन्होंने काम किया, इनकी बहुत फिल्में आई। ठीक है, रोने धोने वाली फिल्में थी, मैं चुप रहूँगी, दिल अपना प्रीत पराई, लेकिन बहुत पॉपुलर और बहुत इज्जत वाली हीरोइन। मतलब लोग इनको देखना चाहते थे। इनकी फिल्मों में वो कमाल का जादू हुआ करता था, अपने बलबूते पे ये फिल्में चला सकती थी। अब फिर वही दिक्कत कि पाकीज़ा कैसे बने। अब इन्होंने, कमाल अमरोही जी ने इन्हें अप्रोच किया, चिट्ठी लिखी कि मैं पाकीज़ा तुम्हारे बिना सोच नहीं सकता, तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, तुम्हें फ्री कर सकता हूँ, लेकिन तुम पाकीज़ा के लिए मान जाओ। तो उसने कहा मैं पाकीज़ा करने को तैयार हूँ और मैं करूँगी, और इसके लिए मैं कोई मेहनताना नहीं लूँगी, सिर्फ एक सोने की गिन्नी लूँगी। ये उनके वर्ड्स थे। इस तरह पाकीज़ा की फिर 69 में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस बीच इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, तबीयत इनकी ठीक नहीं रहती थी, और ये पाकीज़ा की शूटिंग करनी इन्होंने शुरू की। उस बीमारी में दारू इनसे छोड़ी नहीं गई। अब पाकीज़ा किसी तरह पूरी हुई। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। अगर लार्ज स्केल की मैं फिल्में हिंदुस्तान की गिनूँ तो मुग़ल आज़म और पाकीज़ा को छोड़कर मैं शायद किसी और फिल्म को नहीं गिन सकता। दोनों का ग्रैंडियोर, दोनों की टेक्निक, दोनों की अपील, मतलब देखते ही लगे कि मैं कुछ देख रहा हूँ। सोहराब मोदी जी भी बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते थे, हिस्टोरिकल, लेकिन उनकी हिस्ट्री थोड़ी, मतलब प्रेजेंटेशन थोड़ी एमेच्योर लगती थी, कहीं कहीं ड्रामेटिक ज़्यादा होती थी। उसके डेप्थ में वो उतना नहीं जाते थे, वो सतही तौर पर कर जाते थे, चाहे वो पुकार थी या रानी झांसी थी। लेकिन जो चीज़ें कि आसिफ साहब और कमाल अमरोही जी पाकीज़ा में दे गए, तो इनका एक राइवलरी थी कमाल अमरोही जी की आसिफ के साथ, क्योंकि कमाल अमरोही जी ने मुग़ल आज़म के डायलॉग लिखे थे और वो भी चाहते थे कि मैं इस तरह की कोई ऐसी फिल्म बनाऊं, ऐसा शाहकार बनाऊं, ऐसा मॉन्यूमेंट खड़ा करूं जो दुनिया सारी ज़िंदगी याद रखे। और ये बिल्कुल तय बात है, पाकीज़ा को कोई आज तक नहीं भूला है और ना भूलेगा। तो पाकीज़ा फरवरी 72 में रिलीज़ हुई। रिव्यूज़ बहुत ख़राब मिले। टाइम्स ऑफ इंडिया ने या फिल्म फेयर ने 1 स्टार का रिव्यू दिया था। आप समझ सकते हैं 1 स्टार मतलब वेरी पुअर। मतलब कितना आसान होता है क्रिटिक के लिए लिखना कि पुअर है। 14-15 साल की मेहनत, एक एक फ्रेम पे कितनी मेहनत एक डायरेक्टर करता है और आर्टिस्ट करते हैं, कुछ सोच नहीं सकता। आम आदमी तो जानता भी नहीं है कि फिल्म बनती किस तरह है। कितना जुनून चाहिए फिल्म बनाना हो या एक नाटक करना हो मेरे जैसे डायरेक्टर को। आसान नहीं, लेकिन बहुत आसान है ये कह देना क्या है, कुछ नहीं था, बहुत सरल है बोलना। लेकिन आप चंदन और मंजू से ही पूछिए कि कितनी मेहनत की थी उन्होंने उस फिल्म को बनाने में। उस फिल्म में कितने एक्टर तो बदले गए होंगे 1958 से लेकर 71-72 तक। कहाँ अशोक कुमार हीरो बनना था उसमें और वो बूढ़े हो गए, तब तक उनको चचा जानी बनना पड़ा उसमें। तो सर ये फिल्म रिलीज़ हुई, लेकिन इस बीच ये बीमार पड़ गई और 31 मार्च 72 में ये संसार को छोड़कर चली गई।
उसके बाद कहते हैं कि इतना फिल्म के लिए रश लगा, इतना रश लगा कि कुछ लोगों का कहना है कि वो एक ट्रिब्यूट देने के लिए लोग उस फिल्म को देखने गए। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। ट्रिब्यूट एक हिस्सा हो सकता है, एक रिस्पेक्ट के लिए हो सकता है, लेकिन 33 हफ्ते फिल्म चले, वो एक रिस्पेक्ट और ट्रिब्यूट के लिए 33 हफ्ते नहीं चल सकती। उसके अंदर ज़रूर कुछ है, तभी चली। आप देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ठीक है, कहानी आर्टिफिशियल सी कई बार लगती है, लेकिन जो उसकी प्रस्तुति है और उसका कैनवास है, उसके कलर्स हैं, मतलब इतनी खूबसूरत। मतलब मैं क्या कहूँ कि कमाल अमरोही साहब ने, मेरे ख्याल में महल के बाद उनकी सबसे पॉपुलर फिल्म यही है। मतलब क्या उन्होंने चीज़ बनाई होगी। जो शख्स 15-15, 20-20 साल एक फिल्म पे काम करता है और सिर्फ एक दिमाग में रखे कि मुझे मीना कुमारी को लेके ही ये फिल्म बनानी है, तो आप समझ सकते हैं। इस फिल्म में मीना कुमारी ने लुंगी पहनी, जो इससे पहले किसी हीरोइन ने फिल्म में लुंगी नहीं पहनी थी। और वो लुंगी जो है वो भी एक पर्टिकुलर क्लास की लेडीज़ के लिए एक फैशन बन गया था। तो मीना कुमारी जी अपने शराब के चलते लिखना शुरू किया उन्होंने शायरी। उर्दू उन्होंने खूब पढ़ी, अंग्रेज़ी भी वो अच्छी पढ़ सकती थी, बोल सकती थी, हिंदी तो जानती ही थी, और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने शेर लिखे। उनके मरने के बाद गुलजार साहब ने उनकी पूरी नज़में या गज़लें या शेर जो भी हैं, उनका एक कलेक्शन हिंद पॉकेट बुक्स के साथ मिलके छपवाया। और बाद में नूरुल हसन जी ने उन सब नज़मों को और शेरों को अंग्रेज़ी में मीना कुमारी बियॉन्ड सिनेमा के नाम से एक किताब में तर्जुमे के रूप में उनको लाए, ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में पहली बार लाए। मीना कुमारी जी एक उदास जीवन जी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अपने पास पैसा नहीं रखा था। ये कहते हैं कि जब उनका इंतकाल हुआ तो नर्सिंग होम को जो 3,000 का बिल था वो देने के लिए मीना कुमारी जी के पास पैसे नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो शायद पैसा बांटती थी। और ये भी सुना गया है कि एक फ़िल्म थी इनकी आखिरी फ़िल्मों में से, गोमती के किनारे, उसमें मुमताज़ ने रोल किया था। मुमताज़ उस टाइम तक बहुत बड़ी हीरोइन नहीं थी और मुमताज़ को पेमेंट नहीं हुई थी, तो इन्होंने अपना जुहू का फ्लैट उनके नाम कर दिया था। अब मुमताज़ जी ने लिया नहीं लिया वो मैं नहीं जानता, लेकिन इनकी फ़राग दिली देखिए, इस तरह वो दे देती। दिल की बहुत सॉफ्ट थी, हर एक पे विश्वास कर लेती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि कोई उन्हें प्यार करे और वो उससे प्यार करे। उन्हें कोई बच्चा नहीं, वो भी एक कमी थी जीवन में। माँ बनना हर औरत चाहती है, लेकिन वो नहीं बन सकी। नज़में लिखती रहीं और अपनी ज़िंदगी जीती रहीं। इनकी 3 ग्रेटेस्ट फिल्म्स हर 10 साल के बाद आई। 1952 बैजू बावरा, द मोस्ट सुपरहिट फिल्म ऑफ दैट टाइम। 1962 साहब बीबी और गुलाम। 1972 पाकीज़ा। ये कितना कोइंसिडेंस है कि 3 शानदार फिल्में 10-10 साल बाद आई। दरअसल ये मैं बता दूं कि कोई भी कितना बड़ा भी कलाकार हो, वो एक आध फिल्म से ही जाना पहचाना जाता है। जैसे दिलीप साहब, देवदास, कितनी भी फिल्में कर लें, बहुत अच्छी करेंगे, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ देवदास से है। मतलब जो देवदास कर गए वो लैंडमार्क है। देवानंद साहब, गाइड बहुत की उन्होंने, लेकिन गाइड जैसी चीज़ नहीं आई। अशोक कुमार साहब, इतने पुराने एक्टर, बहुत फिल्में की, बहुत शानदार फिल्में की, लेकिन आशीर्वाद नहीं भुला सकते आप। पहचान अपनी बनाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ से,
उसी तरह मीना कुमारी जी की पहचान पाकीज़ा, साहिबी और गुलाम और शुरुआत के दौर में बैजू बाबा। लेकिन मैं पर्सनली पाकीज़ा से ज़्यादा साहिबी और गुलाम को रिकमेंड करता हूँ उनकी एक्टिंग के हिसाब से। कैसे उनकी आंखें बोलती हैं वो गज़ब है, कैसे वो खो जाती हैं उस सीन में, वो लगता है कि इस दुनिया में है ही नहीं जब वो सीन करती हैं। जब दिलीप साहब भी उनके आगे रोल करते घबराते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो किस लेवल की अदाकारा थी। उन्होंने शेर व शायरी भी बहुत की, किताबें मैंने बताया छपी। अब चलते चलते मैं एक छोटा सा शेर उनका जो मैंने पढ़ा और मुझे जहन में याद रह गया। कहीं कहीं कोई तारा, कहीं कहीं जुगनू, ये तो मेरी रात है, तुम्हारे लिए तो सवेरा है। इसी में उनकी ज़िंदगी बयां हो जाती है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त देता हूं। रुकिए रुकिए रुकिए, शुरुआत में चंदन और मंजू का जो जिक्र हुआ है, चलते चलते उसके बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। मीना कुमारी जी कमाल अमरोही साहब को चंदन बुलाया करती थी और कमाल अमरोही साहब मीना कुमारी जी को मंजू। है ना मजेदार बात? हमारा ये जय रंगमंच का एपिसोड बातें फिल्मों की आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद। अगली बार किसी और कलाकार से मिलेंगे बातें फिल्मों की। धन्यवाद। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।